नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड ये आपका बताया गया इसमें। और ये आपका वन लाइनर है महेश बनवाल की किताब से। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक इतिहास का चैप्टर नंबर वो पढ़ेंगे हम। एक मिनट। तो आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे 15। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। और तो चैप्टर में 15 का नाम है हर्ष और उसका साम्राज्य। तो हर्ष और उसका साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, उसका साम्राज्य कैसा था, कहाँ पर कितनी दूर तक विस्तार था, उसका प्रशासनिक वगैरह कैसा था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर पुष्यभूति वंश के बारे में। तो आपका पुष्यभूति वंश कैसा था, क्या था। तो पुष्यभूति वंश, इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसी के नाम पर यह पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी तथा थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसी के नाम पर पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी तथा थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। तो आपके जो है थानेश्वर की जो पुष्यभूति वंश है उसमें जो राजा बने, सबसे पहले आपका नरवर्धन था। ठीक है, इसने शुरुआत की थी नरवर्धन ने। उसके बाद आपका राज्यवर्धन प्रथम था। उसके बाद राज्यवर्धन के बाद जो है आदित्यवर्धन। और इसका आदित्यवर्धन का विवाह जो हुआ था वो महासेन गुप्ता देवी से हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका थानेश्वर के पुष्यभूति वंश में नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, विवाह महासेन गुप्ता। उसके बाद आपका है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो आदित्य वर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन। उसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है नरसिंह गुप्त बालादित्य। और नरसिंह गुप्त बालादित्य के दो पुत्र और एक पुत्री थे। ठीक है, तो नरसिंह गुप्त बालादित्य के दो पुत्र और एक पुत्री थे। ठीक है, तो जिसमें आपका एक राज्यवर्धन द्वितीय था, एक बेटा का नाम हर्षवर्धन था और एक आपका पुत्री का नाम राजश्री थी, जो कि मौखरी की रानी थी। ठीक है, और इसका विवाह ग्रह वर्मा के साथ हुआ था, जो कि मौखरी राजा था, इसलिए इसे मौखरी रानी कहा जाता था। और पुत्री का जो है पुत्री का विवाह पल्लवी के ध्रुव सेन दो के साथ हुआ था। ठीक है, ग्रह वर्मा के साथ नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो पुत्री का विवाह जो है, राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो वल्लभी के ध्रुव सेन द्वितीय के साथ हुआ था। और उसके बाद ध्रुव सेन द्वितीय का जो बेटा था उसका नाम था धासेन चौथा। ठीक है, ये आपका वल्लभी का राजा था। ठीक है, तो हमने पढ़ा पुष्यभूति वंश का जो है, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का जो है आपका, तो नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, नरसिंहगुप्त बालादित्य, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन और पुत्री उसके बाद हासन चौथा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रभाकर वर्धन के बारे में, जो सबसे ऊपर था। उसी के बाद जो सब यहाँ पर आपका दिया उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। तो वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक जो है प्रभाकर वर्धन था, उसे हून हरिन केसरी। तो प्रभाकर वर्धन का जो आपका उपाधि था उसका था हून हरिन केसरी। हून रूपी हरिन के लिए सिंह समान। तो हून रूपी हरिन के लिए सिंह समान आपका कौन था, तो आपका प्रभाकर वर्धन था। और इसका एक और उपाधि था सिंधुराज, जिसका मतलब था सिंधु राज के लिए ज्वर के समान। ठीक है, सिंधु राज के ज्वर के समान। गुर्जर प्रजागत, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। गंधारा दीपगन दीपकुट हस्ती ज्वरो, गंधार के राजा रूपी सुगंधी राज के लिए महान हस्त ज्वर या घातक महामारी के समान। और इसके बाद एक और उपाधि था, तो लाट पाट वपाट चलो, तो चंचलता को नष्ट करने वाला एवं मालव लक्ष्मी लता परसु। तो मालव लक्ष्मी लता परसु, तो मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान बताया गया है। तो इसका काफी जो बड़ा उपाधि था। ठीक है, मतलब कि 4-5 उपाधि इसमें धारण किए थे। एक आपका था खून हरिन केसरी, एक था आपका सिंधुराज, एक था आपका गुर्जर प्रजागर, एक था आपका गंधारा दीपकुट हस्ती ज्वरो। तो गंधारा दीपकुट हस्ती ज्वरो। ठीक है, उसके बाद आपका था लाट पाट वपाट चरो।
उसके बाद मालव लक्ष्मी लता परशु, तो ये आपका प्रभाकर वर्धन का जो है मतलब कि इसका एक उपाधि जिसने धारण की थी, ठीक है। तो हुन हरिन केसरी का मतलब था हुन रूपी हरिन के लिए सिंह समान, सिंधुराज मतलब सिंधुराज के लिए ज्वर के समान, गुर्जर प्रजागर तो गुर्जरों की नींद हराम करने के लिए, गंधारा दीपगन देवपुत्र हस्ती ज्वर गंधार के राजा रूपी सुगंधी राज के लिए महान हस्त ज्वर किया घातक घातक महामारी के समान, लाट पाट वपाट चरो तो चंचलता को नष्ट करने वाला, और हम मालव लक्ष्मी लता परशु तो मालवा की लक्ष्मी मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान बताया गया है, ठीक है। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मौखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो देखिए आपका जो यहाँ पर प्रभाकर वर्धन है, ठीक है, इसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मौखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपका मौखरी वंश के बारे में बताया गया। तो मौखरी वंश कहाँ के थे? तो मौखरी मूलतः गया बिहार के निवासी थे। ये गुप्त शासकों के सामंत थे। तो आपका जिसमें गुप्त शासक चल रहा था उसी के साथ में ये भी अपना शासन जो है चला रहे थे गया में। मौखरी वंश का संस्थापक हरि वर्मा था। तो मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? हरि वर्मा, जो कि 510 ईस्वी का था, ठीक है, जिसने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया था। इसने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया था मौखरी वंश के राजा हरि वर्मा ने। मौखरियों के इतिहास के विषय में बाण भट्ट रचित हर्षचरित हरहा लेख, बाराबंकी उत्तर प्रदेश, असीरगढ़ से प्राप्त ताम्र मुद्रा लेख, मौखरी वंशी मुद्राओं, हैजा के बिटौरा से प्राप्त से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो मौखरियों के इतिहास के विषय में बाण भट्ट रचित हर्षचरित हरहा लेख जो है हरा लेख जो बाराबंकी उत्तर प्रदेश में मिलता है आपको, और असीरगढ़ से प्राप्त ताम्र मुद्रा लेख, मौखरी वंशी मुद्राओं फैजाबाद के बिटौरा से प्राप्त से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इस वंश में हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा एवं बुरा वर्मा आदि शासक थे। तो आपका जो मौखरी वंश में जो राजा हुए उसके जो इंपॉर्टेंट है कुछ महत्वपूर्ण राजा हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा और आपका ग्रह वर्मा आदि शासक हुए। मौखरी शासक ग्रह वर्मा 600, इसका कार्यकाल 600 से लेकर 605 ईस्वी तक था। तो मौखरी शासक ग्रह वर्मा 600 से लेकर 605 ईस्वी का विवाह थानेश्वर के पुष्यभूति वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री हर्षवर्धन की बहन के साथ हुआ था, ठीक है। हो सकता है आपका नरसिंह बलादित्य आपका भाई हो सकता है प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन का यहाँ पर जो है प्रभाकर वर्धन का पुत्र था कौन? राजवर्धन हर्षवर्धन और पुत्री थी राजश्री, ठीक है। तो मौखरी शासक ग्रह वर्मा 600 से 605 ईस्वी का जो है विवाह थानेश्वर के पुष्यभूति वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री हर्षवर्धन की बहन के साथ हुआ था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं राजवर्धन के बारे में, जो कि आपका प्रभाकर वर्धन की जो है बेटा था। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन थानेश्वर के राज्य शासन में बैठा। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन थानेश्वर के राज्य शासन में बैठा। उसी समय उसे समाचार मिला कि बंगाल के शासक जिसका नाम शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया तथा ग्रह वर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया। मतलब कि जो है हर्षवर्धन और राजवर्धन की जो बहन थी उसके जीजा जी को, ठीक है, ग्रह वर्मन की हत्या कर दी है। किसने? तो मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक ने, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन थानेश्वर के राज्य शासन में बैठा। उसी समय उसे समाचार मिला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया है और तथा ग्रह वर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया है। इस घटना की सूचना पाकर राजवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, परंतु शासक शशांक बंगाल का गौड़ शासक ने विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो इस जब जो घटी ग्रह वर्मन की मृत्यु हुई उसकी सूचना पाकर राजवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्ता की सेना को जो है एक और जो आपका था जिसने साथ मिलकर हत्या की थी देवगुप्त मालवा का शासक उसकी सेना को हरा दिया, ठीक है। परंतु शशांक जो था बंगाल का गौड़ शासक उसने विश्वासघात करके जो है यहाँ पर प्रभाकर वर्धन जो है मतलब कि प्रभाकर वर्धन का बेटा जो था राजवर्धन की हत्या कर दी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन पढ़ते क्या? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था और वह प्रभाकर वर्धन व यशोमती का पुत्र था। तो आपका जो है
हर्षवर्धन के पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन था, वह यशोमती उसके माता का नाम था, ठीक है। और हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन था, जिसकी जो है हत्या कर दी थी किसने, शशांक ने, बंगाल का गौड़ शासक, और देवगुप्त मालवा का शासक, ठीक है। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। वह प्रभाकर वर्धन व यशोमती का पुत्र था। ये हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन था। राजवर्धन की हत्या के बाद 606 ईस्वी से 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना, ठीक है। और सिंहासन ग्रहण करने के बाद उसने शशांक से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की तथा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह कन्नौज की ओर बढ़ा। मार्ग में उससे कामरूप के राजा भास्कर बर्मन, तो कामरूप आपका जगह था असम के साइड में, तो भास्कर बर्मन का दूत हंसराज मिला, जिसने हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा है, जिसे हर्ष ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ने पर उसे मंडी से सूचना मिली कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हर्षवर्धन ने सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात उसने शशांक से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की तथा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह कन्नौज की ओर बढ़ा। मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्कर बर्मन का दूत हंसराज मिला, जिसने हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे हर्ष ने सहज स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ने पर उसे मंडी से सूचना मिली कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है। आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रहे थे। तो आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी, ठीक है। वहां से उसे वापस कन्नौज ले आया। ग्रह वर्मन की हत्या के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर कन्नौज के मंत्री व राजश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का शासक बन गया। तो आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी। हर्ष उसे वापस कन्नौज ले आया। ग्रह बर्मन की हत्या के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर कन्नौज के मंत्रियों व राजश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का शासक बन गया। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया, जहां से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। यह प्रदेश 6ठी सदी के उत्तरार्ध से अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो हर्ष ने कन्नौज की राजधानी बनाया था, जहां से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। यह प्रदेश 6ठी सदी के उत्तरार्ध से अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच गया था। हर्ष के समय से लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति, तो हर्ष के समय से लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में, तो हर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ष के समय से लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र, ठीक है। एक मिनट के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था, ठीक है। सामंत युग के आगमन का सूचक था। कन्नौज का क्षेत्र दोआब के मध्य में स्थित था और 7वीं सदी में कन्नौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। तो 7वीं शताब्दी में कन्नौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। तो बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। चीनी यात्री हेन सांग ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। तो चीनी यात्री हेन सांग ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। हेन सांग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी तथा 1 लाख घोड़े थे। तो हेन सांग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी तथा 1 लाख घोड़े थे। हर्ष सूर्य एवं शिव का उपासक था। तो हर्ष क्या था आपका, सूर्य एवं शिव का उपासक था। हेन सांग के अनुसार हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा था तथा अपना उपनाम शिलादित्य रखा। तो हेन सांग के अनुसार हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा तथा अपना उपनाम शिलादित्य रखा था, ठीक है। तो शिलादित्य किसका नाम था, हर्ष का, हर्षवर्धन का। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। उसका सम्राट कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक विस्तृत था। तो हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। उसका साम्राज्य कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक विस्तृत था। पूर्वी भारत में उसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। तो पूर्वी भारत में उसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। तो पूर्वी भारत में उसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था, ठीक है।
तो पूर्वी भारत में उसे सैप शासक से युद्ध करना पड़ा पूर्वी भारत में। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रशासन। तो हर्ष का प्रशासन कैसा था? प्रशासन व्यवस्था। तो हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था और राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। राज प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति तथा राज में विभाजित था। तो हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति तथा राज में विभाजित था। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। तो हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। ठीक है, चीनी यात्री हिनसांग ने बताया है कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में विभाजित थी, जिसमें से एक भाग राजा के व्यय के लिए, दूसरा भाग धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता था। तो चीनी यात्री हिनसांग ने बताया है कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में विभाजित थी, जिसमें एक राजा के व्यय के लिए, दूसरा भाग धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता था। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करोड़ का उल्लेख मिलता है, भाग, हिरण्य तथा बलि। तो हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करोड़ का उल्लेख मिलता है, भाग, हिरण्य तथा बलि का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 3 तरह के टैक्स है, भाग, हिरण्य तथा बलि। ठीक है, भाग कर जो है भाग टैक्स जो आपका भूमि टैक्स था। ठीक है, जो राज्य की आय का मुख्य साधन था तथा कृषकों से उनकी उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। तो भाग कर भूमि कर था, जो राज्य की आय का मुख्य साधन था तथा कृषकों से उसकी उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। हिरण्य कर नगद लिया जाता था, जिसे संभवतः व्यापारी देते थे। तो हिरण्य कर नगद लिया जाता था, जिसे संभवतः व्यापारी देते थे। बलि कर के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, संभवतः संभव है कि यह एक प्रकार का धार्मिक कर रहा होगा। तो बलि कर के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, संभव है कि यह एक प्रकार का धार्मिक कर रहा होगा। ठीक है, हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। तो हर्ष के प्रशासन में अवंती जो है युद्ध के और शांति का अधिकारी था, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी थे। तो हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी थे। ठीक है, अवंती जो आपका था वो युद्ध और शांति का अधिकारी था, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी थे। तो सिंहनाथ कहते थे सेनापति को, कुंतल कहते थे अश्वसेन के प्रधान को, स्कंदगुप्त कहते थे आपके हस्त सेना के प्रधान को, और सामंत या महाराज कहते थे नागरिक प्रशासन का प्रमुख को। तो सिंहनाथ सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान और सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता है। ठीक है, हेनसांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। तो हेनसांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। हेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगिनी कहता था। तो हेनसांग हर्ष की सेना को तो चतुरंगिनी कहता था। हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई है। तो हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई है। सोनीपत की मुद्रा पर सिर के वाहन नंदी का चित्रण है। तो हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई है और सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्रण है। नालंदा की मुद्रा पर श्रीहर्ष नाम लिखा है। तो नालंदा की मुद्रा पर श्रीहर्ष नाम लिखा है और उसे महाईश्वर, सार्वभौम व महाराजाधिराज कहा गया है। ठीक है, तो नालंदा की मुद्रा पर श्रीहर्ष नाम लिखा है और उसे महाईश्वर, सार्वभौम व महाराजाधिराज कहा गया है। ठीक है, हेनसांग के अनुसार हर्ष ने काश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया था। तो हेनसांग के अनुसार हर्ष ने काश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया था। नेपाल में हर्ष संवत 606 ईस्वी के प्रचलन अंशु बर्मन और उसका उत्तराधिकारी द्वारा के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का अधिपत्य था। तो नेपाल में हर्ष संवत 606 के प्रचलन अंशु बर्मन और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल तक हर्ष का अधिपत्य था। हर्ष ने उत्तरी उड़ीसा, तत्पश्चात कोरगुंडा, दक्षिणी उड़ीसा का गंजाम जिला व कलिंग पर विजय प्राप्त की। इन विजयों के बाद हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। तो हर्ष ने उत्तरी उड़ीसा, तत्पश्चात कोरगुंडा, दक्षिणी उड़ीसा का गंजाम जिला व कलिंग पर विजय प्राप्त की। इन विजयों के बाद हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी।
हेनसांग का विवरण। तो हर्ष के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री हेनसांग के भ्रमण को लेकर है। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और वह अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा। तो हर्ष के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री हेनसांग के भ्रमण को लेकर है। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा था। ठीक है। इसने नालंदा विश्व महाविद्यालय में अनेक वर्षों तक अध्ययन किया। आचार्य श्रीभद्र हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो हेनसांग ने नालंदा विश्व महाविद्यालय में अनेक वर्षों तक अध्ययन किया। आचार्य श्रीभद्र हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। हेनसांग के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया। उक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा वैशाली पतन की अवस्था में था। तो हेनसांग के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया। उक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा वैशाली पतन की अवस्था में था। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। तो हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। इस यात्री ने मेहतर, चंडाल आदि अछूतों का वर्णन किया है। वे गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाते थे। ठीक है। चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री। तो चीन से जो भारत आए थे, यहाँ पर कुछ प्रमुख यात्री के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला आपका हेनसांग है, जिसका जो है आपका यात्रा 636 एडी से 645 एडी के बीच में हुआ है हेनसांग का। और इसका जो विशेष तथ्य है, तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया और भास्कर बर्मन तथा हर्षवर्धन की राज्यसभा में रहा था। तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया और यह भास्कर बर्मन तथा हर्षवर्धन की राज्यसभा में रहा था। फाहियान जो कि 399 से लेकर 414 ईस्वी के में आया था। ठीक है, बीच में रहा यहाँ पर। और इसका विशेष तथ्य तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया और चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया आपका फाहियान 399 से लेकर 1414 ईस्वी के बीच में। चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था। ईत्सिंग जो है आपका 671 से लेकर 695 ईस्वी तक भारत में रहा और इसने जो है समुद्री मार्ग से भारत आया था। ये जो है समुद्री मार्ग से भारत आया था। ठीक है, ईत्सिंग। तो हमने पढ़ा आपका हेनसांग, फाहियान और ईत्सिंग। नेक्स्ट है चीन में दूध भेजने वाले शासक। तो चीन में अपना जो है अम्बेसडर जो है आपका जो है भेजने वाले शासक कौन कौन थे? तो सबसे पहला आपका हर्षवर्धन था, जो कि पुष्यभूति वंश का राजा था। नरसिंह द्वितीय जो कि पल्लव वंश का राजा था, इसने भेजा था चीन में जो है दूध। यशोवर्मन, कनौज नरेश और आपका जो है कुलोत्तुंग प्रथम जो है चोल वंश। तो इसने जो है इन शासकों ने जो है चीन में अपना दूध भेजा था। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था, नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश, यशोवर्मन कनौज नरेश और कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश। ठीक है। बौद्ध धर्म और नालंदा के बारे में पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म और नालंदा क्या था? तो सबसे विख्यात केंद्र नालंदा महावीर था। तो सबसे विख्यात केंद्र नालंदा महावीर था, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय था। ऐसा कहा गया है कि इस महावीर में 10,000 छात्र थे, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्हें महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। तो सबसे विख्यात केंद्र नालंदा महाविहार था, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय था। ऐसा कहा गया है कि इस महाविहार में 10,000 छात्र थे और जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्हें महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। एक अन्य चीनी यात्री सिंह 670 ईस्वी में नालंदा आया और उसके अनुसार इस महाविहार में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। तो एक अन्य चीनी यात्री सिंह 670 ईस्वी में नालंदा आया, उसके अनुसार इस महाविहार में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। ठीक है। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था और इसी ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है। हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। तो हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था। इसी ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है और हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। वह आरंभिक जीवन में शैव था, परंतु धीरे धीरे बौद्ध के प्रभाव से उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया और सम्मेलन में शास्त्र का आरंभ हेनसांग ने किया था। तो जो आपका हर्षवर्धन आरंभिक जीवन में शैव था, परंतु धीरे धीरे बौद्धों के प्रभाव से उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया और सम्मेलन में शास्त्र का आरंभ हेनसांग ने किया था। कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया। तो कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया, जहां हर्ष ने अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं को दान कर दिया। तो कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया। ठीक है। और जहां हर्ष ने अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्त्रों को दान कर दिया। ठीक है। बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का चटुकारितापूर्ण चित्रण हर्षचरित्र नामक पुस्तक में किया है। तो बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का
चाटुकारितापूर्ण चित्रण हर्ष चरित्र नामक पुस्तक पे किया है। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और जो है नागनंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। तो हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।